बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, the last topic of Unit 14 of your book is Transformer। जैसे कि बच्चों आप वर्ड को गौर करें तो ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदलना, चेंज करना, और ट्रांसफार्मर का मतलब है हु डिड दिस जॉब, बदलने वाला, चेंज करने वाला, तब्दील करने वाला। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज के लेवल को बदलता है, जो एसी के लेवल को बदलता है। यानी ट्रांसफार्मर से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लेवल को चेंज कर सकते हैं, और जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का लेवल चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिंग करंट का लेवल चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स अ ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to change the level of AC voltage and AC. So, we are first going to define transformer. A transformer is an electrical device which is used to change the level of AC voltage and AC. Once again, a transformer is an electrical device which is used to change the level of AC voltage and AC. अब बच्चों चेंज का मतलब ये है कि हम AC वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, AC वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो AC वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज़ करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, और ऐसा ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज़ करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। बच्चों एवरीडे लाइफ में हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी देखे हुए हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी देखे। अगर बच्चों आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं तो आपके मोबाइल का जो चार्जर है उस मोबाइल के चार्जर के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आपके मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग के लिए फ्यू वोल्ट रिक्वायर हैं और वो भी डीसी। सपोज़ करें इस मोबाइल की जो बैटरी है उसकी ईएमएफ 5.2 वोल्ट है, तो इसका मतलब है इस बैटरी की चार्जिंग के लिए अ लिटल बिट हायर वोल्टेज का चार्जर चाहिए। लेकिन हम अक्सर घर में चार्जर लगाते हैं तो हम तो चार्जर को डायरेक्टली 220 AC के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब वो चार्जर के अंदर क्या है, एक ट्रांसफार्मर है जो उस 220 वोल्ट को उस लेवल पे पहले स्टेप डाउन करता है। सपोज़ करें चार्जर 6 वोल्ट आउटपुट दे रहा है तो वो 220 वोल्ट को 6 वोल्ट AC में पहले बदलेगा। फिर उसके अंदर कुछ और सर्किट्स होते हैं जो AC को फिर DC में बदलते हैं। उन सर्किट्स के क्या नाम होते हैं वो आगे बच्चों जाकर नेक्स्ट चैप्टर्स जब इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ेंगे वहाँ पर बताएंगे। और फिर जब वो 6 वोल्ट DC बन जाते हैं तो जो हम पिन लगाते हैं या मोबाइल को चार्जिंग केबल जब लगा देते हैं तो इसको DC 6 वोल्ट या जो लेवल है चार्जर का वो इसको सप्लाई करता है और मोबाइल की बैटरी चार्जिंग पे चली जाती है। तो इसका मतलब है ये जो घरों में मोबाइल का चार्जर है इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली 220 AC पे चलती हैं, उनमें किसी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये जो फ़ैन्स हैं, सीलिंग फ़ैन है, या आपके घर में जो पेडेस्टल फैंस हैं, कन्वेंशनल जो फ़ैन्स हम यूज़ करते हैं, डायरेक्टली 220 पे चलते हैं। ऑर्डिनरी जो घरों में फिलामेंट टंगस्टन बल्ब लगे होते हैं
डायरेक्टली उनकी रेटिंग 220 वोल्ट के हिसाब से होती है, वो डायरेक्टली 220 पे ही ऑपरेट करते हैं। बहुत सारी मोटर्स हैं डायरेक्टली 220 वोल्ट एसी पे चलती हैं, लेकिन जो पुराने कन्वेंशनल टीवी हैं उनकी पिक्चर ट्यूब को ऑपरेट कराने के लिए हज़ारों वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हम अपने टीवी को 220 वोल्ट एसी ही देते हैं। इसका मतलब है उस टेलीविज़न के अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है जो वोल्टेज को डिज़ायर्ड लेवल तक इंक्रीज़ करके फिर पिक्चर ट्यूब को सप्लाई करता है, जिससे फिर पिक्चर बनती है स्क्रीन के ऊपर बाई अ मैकेनिज़्म। इसी तरह से बच्चों गली मोहल्ले में वापडा वाले जो हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, आपने वापडा पोल्स के ऊपर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए देखे, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं। ये हमें 220 वोल्ट एसी देते हैं और पीछे से इनपुट जो गली में ट्रांसफार्मर लगा होता है उस पे जो इनपुट एसी आ रही होती है वो 11,000 वोल्ट होती है। 11 kV की सप्लाई होती है जिसको ये 220 में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। अगर हम इससे पीछे जाएं तो वापडा वालों के ग्रिड स्टेशंस हैं, वहाँ पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वहाँ पर पीछे से बहुत बड़ी पावर लाइन आ रही होती हैं, 125 kV, 250 kV, 500 kV, तो उनको स्टेप डाउन ग्रिड पे 11,000 kV पे किया जाता है, 11 kV पे किया जाता है, 11,000 वोल्ट पे किया जाता है, और फिर ये जो मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर हैं इनको 11 kV दिया जाता है, जिसको ये 220 में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें गली में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो वापडा का जो ग्रिड स्टेशन है उधर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप डाउन है। लेकिन जो पावर जनरेशन स्टेशन हैं जहाँ से बिजली पैदा करते हैं, मसलन मंगला है, तरबेला है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, और इसके अलावा बाकी और जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करके सिटीज़ में ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हम शहर से बाहर जाएं तो वापडा वालों के जो बहुत बड़े बड़े पोल नज़र आते हैं जिनके ऊपर एक अलार्मिंग बोर्ड लगा होता है, 2 हड्डियां बनी होती हैं, बीच में खोपड़ी का निशान बना होता है, वो हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं जो पावर जनरेटिंग स्टेशन से आ रही होती हैं। उनमें एसी वोल्टेज का लेवल बहुत हायर होता है। इसका मतलब है पावर जनरेटिंग स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं, ग्रिड स्टेशन पे स्टेप डाउन हैं, गली मोहल्ले में स्टेप डाउन हैं, घरों में हर डिवाइस के अंदर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट अगर 220 से कम या ज़्यादा है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अकॉर्डिंगली एक ट्रांसफार्मर उसके अंदर वो प्लेस करता है। सो ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ used to change the level of AC voltage and AC. Types of transformer. जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के हैं, एक को स्टेप अप दूसरे को स्टेप डाउन। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। What is step up transformer? Which increases the level of AC voltage. Step down transformer which decreases the level of AC voltage. अब बच्चों अंडरस्टैंड करें, जब मैंने डेफिनेशन लिखी है वहाँ पर मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है और AC के लेवल को भी चेंज करता है। चेंज का मतलब है कि इन लेवल को बढ़ा भी सकता है, इन लेवल को कम कर सकता है। लेकिन जब मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर को डिफ़ाइन किया है तो यहाँ पर मैंने AC नहीं लिखा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को मैंने डिफ़ाइन किया है विच इंक्रीजेज द लेवल ऑफ AC वोल्टेज। इट डज नॉट मीन कि इट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ AC। मैंने डेफिनेशन को सिर्फ AC वोल्टेज के लेवल के हिसाब से दिया है
और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नेम रखा गया है वो वोल्टेज लेवल की इंक्रीज़ के हिसाब से रखा गया है। हालांकि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो एसी वोल्टेज के लेवल को तो इंक्रीज़ करता है लेकिन एसी के लेवल को डिक्रीज़ भी करता है। तो इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने सिर्फ एसी वोल्टेज के लेवल के अकॉर्डिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को डिफ़ाइन किया। हम इस डेफिनेशन को यूँ भी कह सकते हैं विच डिक्रीज द लेवल ऑफ एसी, लेकिन अब नाम स्टेप अप है, लेवल डिक्रीजिंग बता रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए नामनक्लेचर के हिसाब से अगर चलें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ अ ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने लिखा है डिक्रीज द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज। इट मीन्स के हम जो दोनों ट्रांसफार्मर में डिस्टिंक्शन कर रहे हैं वो एसी वोल्टेज के लेवल के हिसाब से कर रहे हैं, ना कि एसी के हिसाब से कर रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर ये भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि स्टेप अप एसी वोल्टेज का लेवल बढ़ाएगा और एसी का लेवल कम कर देगा, तो ये भी कन्फ्यूजन आपके जहन में हो सकती है। हम तो पढ़ कर आए हैं ओम लॉ में कि V और I तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कौन सी नई चीज़ आ गई है जो वोल्टेज का लेवल बढ़ा रही है और उधर से करंट का लेवल कम हो गया है? तो इसका मतलब है यहाँ पर वो फिनोमेना नहीं है जो हम ओम लॉ के अंदर बोलते हैं। ओम लॉ एक्चुअली तौर पर क्या है कि किसी भी कंडक्टर को जब हम कोई अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्ड जो करंट उसमें एस्टेब्लिश होता है वो उन दोनों का रिलेशन है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर वो लॉ लगाकर हम बात करें तो फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? हम कंसिडर करेंगे जी वोल्टेज लेवल बढ़ाएगा, करंट लेवल बढ़ाएगा। इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग हेयर। यहाँ पर ओम लॉ की बात नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना की बात है। जब हम वर्किंग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो हम फिर देखेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज और करंट के लेवल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। वोल्टेज और करंट के लेवल आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये कंक्लूड करेंगे ट्रांसफार्मर इक्वेशन से जो हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करके रिजॉल्व करेंगे। तो इसलिए एट द टाइम बीइंग आई एम जस्ट डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर on the basis of level of AC voltage, not on the basis of level of AC. So step up transformer जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ऐसा ट्रांसफार्मर है जो AC वोल्टेज के लेवल को बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो AC वोल्टेज के लेवल को कम करेगा। प्रिंसिपल क्या है इस डिवाइस का? लेट अस अंडरस्टैंड प्रिंसिपल। Once again, it is very important to remove the confusion. बच्चों, फेडरल बोर्ड की बुक्स में ये लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द टू प्रिंसिपल्स। दिस इज़ नॉट अ ट्रू वर्डिंग। अंडरस्टैंड करें कि कोई भी डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करता है वो थ्रू अ सिंगल प्रिंसिपल करता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों पढ़ कर आए हैं दीज टू फिनोमेनाज आर एंटायरली रिवर्स ऑफ ईच अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है जब चेंज होता है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा ट्रांसफार्मर का फंक्शन है वो AC वोल्टेज के लेवल की चेंज है। जब हम AC वोल्टेज एक पर्टिकुलर लेवल की देते हैं और हम किसी दूसरे डिज़ायर्ड लेवल की वोल्टेज लेना चाहते हैं तो इट इज़ ओनली थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कोई भी आपका फिनोमेना होता है जो हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं उसके जो प्राइमरी कंसेप्ट्स होते हैं वो प्रिंसिपल का पार्ट नहीं होते। अब कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें वो डायरेक्टली एक सिंगल प्रिंसिपल पे नहीं है, उससे पहले कुछ
जो कंडीशनें इस्टेब्लिश हो रही होती हैं वो उसका प्रिंसिपल नहीं होती। अब सपोज़ करें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से एज्यूम्ड होगा कि इट इज़ देयर। अगली बात करेंगे कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे देन व्हाट वुड हैपन। ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं है। वो प्राइमरीली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जब चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ट्रांसफार्मर अपना वर्क करेगा। अब बच्चों, आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, आपने एमसीक्यूज़ सॉल्व करने, आपने एंट्री टेस्ट देने हैं, वहाँ पर क्लियर कट ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन मौजूद हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अलहदा ऑप्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अलहदा ऑप्शन है। और अगर वहाँ पे दोनों ऑप्शन ए एंड बी के नाम से ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टिक करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टिक करेंगे, किस चीज़ को टिक करेंगे भाई? कभी आज तक तारीख़ में हमने नहीं देखा कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सी बोथ ए एंड बी। आई हैव नेवर सीन, ना किसी बुक में ना किसी एग्जाम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम प्रिंसिपल उसको बोलते हैं जिससे वो डिवाइस अपना ऑपरेशन कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर है, अभी आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। सपोज ये ट्रांसफार्मर है तो हमने इससे एसी वोल्टेज का लेवल चेंज कराना है, तो भाई इट इज़ नॉट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट इज़ बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम सेवरल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ कर आए हैं। फैराडे कहता है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब भी किसी कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब भी किसी लार्ज पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हैं तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों बताई थी स्टैटिकली भी होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताई थी डायनामिकल भी होती है। डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ में कंडक्टर को स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में ड्रैग कराते हैं और स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं बाई चेंजिंग द करंट। तो इसलिए डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पढ़ी हैं। जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें बच्चों हमने मोशनल ईएमएफ और मोशनल इंडक्शन पढ़ी है। जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ी है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एसी वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। तो आंसर अगर तो क्वेश्चन इम्तिहान में आता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज ए ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी ऑप्शन म्यूचुअल इंडक्शन, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो फिर तो बात ट्रू है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, फिर तो बात ट्रू है कि म्यूचुअल इंडक्शन ही होती है, फिर तो बात ट्रू है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है। लेकिन अब यह कहना कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है उसके दो पार्ट हैं या उसके दो प्रिंसिपल हैं, दो का मतलब तो ये है कि एक से भी हो सकता है, ये दूसरे से भी हो सकते हैं। अगर वो कहता है कि इसका एक प्रिंसिपल तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका मतलब है ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज के लेवल को चेंज कर सकता है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी वोल्टेज के लेवल को चेंज कर सकता है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई ये नहीं है। या ये क्या हुआ कि इसका आधा प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ले लिया हुआ है, आधा प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने ले लिया हुआ है। भाई ट्रांसफार्मर कंप्लीटली वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज द प्रिंसिपल।
it works on the principle of mutual induction। अब बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन लिख दें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख दें, बात ही कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है ऑलरेडी पढ़ कर आए। द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी कॉइल induces an EMF in the secondary coil. Transformer works on the principle of mutual induction, which is the changing magnetic flux through the primary coil induces an EMF in the secondary coil. So this is the basic principle of the transformer. Now, what is the construction of the transformer? And then we will discuss its working. Construction. जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ट्रांसफार्मर की ब्लॉक डायाग्राम बनाई है। एक ये वो ट्रांसफार्मर की मैंने डायाग्राम बनाई है जो आपकी बुक के ऊपर ड्रा की गई है, और एक ये एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर का एक्चुअल जो वाइंडिंग्स हैं वो दिखाई गई हैं। ये ट्रांसफार्मर अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और ये ज़रा टॉपिक को ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए एक और डायाग्राम जो है वो बुक के ऊपर बनाई गई है। ये जो ब्लैक कलर का आप स्क्वायर सा ये ब्लॉक देख रहे हैं, ये दरमियान में जगह एम्प्टी है, ये मटेरियल है, इसको ट्रांसफार्मर कोर कह रहे हैं। इसी तरह से इधर ये मटेरियल है, इधर ये मटेरियल, ये दरमियान में जगह खाली है, ये जगह खाली है, एम्प्टी है, तो बाकी सारा ये ट्रांसफार्मर की कोर है। तो अब आपको नज़र आ रहा है बच्चों कि हमने बताया है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ कर आए हैं। द चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन अनदर कॉइल प्लेस्ड नियर टू इट, दिस फेनोमेना नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर भी बच्चों दो कॉइल हमें नज़र आ रहे हैं, वन इज़ प्राइमरी कॉइल, द अदर वन इज़ सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, ये बाद में आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम वैसे देखें तो सपोज ये कॉइल है, सपोज दिस इज़ प्राइमरी, दिस इज़ द सेकेंडरी। हेयर दो कॉइल आपको नज़र आ रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बच्चों ये दोनों कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर के बने होते हैं। अब इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं, कॉपर वायर विच इज़ नॉट बेयर, लेकिन उसके ऊपर इंसुलेशन वेरी थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। हमें कॉपर वायर ओरिजिनल कलर के साथ नज़र आ रही होती है, लेकिन वो इंसुलेटेड होती है, उसके ऊपर इंसुलेशन मौजूद होती है। और वो वायर जिसके ऊपर इंसुलेशन मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आ रही, कॉइल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको इंसुलेटेड कॉपर वायर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल हैं जो इंसुलेटेड कॉपर वायर के बनाए गए हैं और सेपरेटली वाउंड किए गए हैं, यानी इंसुलेटेड हैं फ्रॉम वन अनदर। अब इंसुलेटेड का मतलब यह है, एक तो वायर इंसुलेटेड है, दूसरा कॉइल का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। ये दोनों कॉइल हैं, इनका आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। इवन एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल के टर्न ओवरलैप भी कर जाएं तो चूँकि वायर पे इंसुलेशन लगी है, कोई इलेक्ट्रिकल लिंक नहीं है। एक तो कॉपर वायर इंसुलेटेड है, दूसरा कॉइल जो इस कोर पे लपेटे गए हैं वो भी आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि सेपरेटली वाउंड किए गए हैं। तो बहरहाल ये कंस्ट्रक्शन में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये कोर किस टाइप की है और उस कोर की जो मैं टाइप बताऊंगा उसकी मीनिंग क्या है, वो भी कंस्ट्रक्शन में हम शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे, और फिर आगे नेक्स्ट इस टॉपिक के एंड पे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाकर मज़ीद डिटेल के साथ हम उसको स्टडी करेंगे। तो ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन द कोर ऑफ सम मटेरियल, जिसका मैं नेम लिखने लगा हूँ, फिर बात उस पर हम करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on the laminated core of soft ferromagnetic material of high permeability। जी बच्चों, मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर
consists of two coils of insulated copper wire wound on the laminated core of soft ferromagnetic material of high permeability. अब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? मैं लिख दूं आयरन। अब बच्चों ये ज़रा वर्ड को देखें, मैं कह रहा हूँ जी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या आयरन। अब आप सोच रहे होंगे ये आयरन सॉफ्ट कहाँ से आ गया? अब ये सॉफ्ट का मीनिंग ये नहीं है कि सॉफ्ट लाइक बटर या सॉफ्ट लाइक फोम, नो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मजाज का नाम है सॉफ्ट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट भी होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हार्ड भी होते हैं। जो आप सॉफ्टनेस और हार्डनेस आयरन की थिंक कर रहे हैं वो मैकेनिकल हार्डनेस है। मैकेनिकली तो आयरन इज़ अ हार्ड मटेरियल, मैकेनिकली आयरन इज़ रिजिड वन। तो हम वो सॉफ्टनेस या हार्डनेस नहीं बोल रहे, जो मैग्नेटिक एटीट्यूड है आयरन का, हम उसको सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नाम दे रहे हैं, एक मिजाज का नाम है। ये छूने से नहीं पता चलेगा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ये कंसेप्चुअली बेस्ड बात कर रहे हैं कि जो कोर है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है, लेमिनेटेड है, हाई परमेबिलिटी वाली है। बड़ी करेक्टरिस्टिक लिखी है इसे एक सेंटेंस के अंदर, विच नीड टाइम, लेकिन चूँकि यहाँ पे एड्रेस करना ज़रूरी नहीं है, वो इसी टॉपिक में एंड पे जाकर लेमिनेटेड कोर की सिग्निफिकेंस बताएंगे कि लेमिनेटेड कोर होती कौन सी है। अभी आपको मैं दिखा दूंगा, लेकिन इस पर डिस्कशन में नेक्स्ट करूंगा। सॉफ्ट मैंने बता दिया है कि मैग्नेटिक एटीट्यूड मटेरियल का सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है। तो आयरन सॉफ्ट है, बाकी और ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं जो हार्ड हैं, लेकिन फिज़िकली दोनों ही सॉफ्ट मटेरियल को और हार्ड मटेरियल को, मैग्नेटिकली जो सॉफ्ट और हार्ड होंगे वो मैकेनिकली हार्ड ही हैं, मैकेनिकली दोनों रिजिड ही। तो यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड का मतलब वो नहीं है जो आम एवरीडे लाइफ में रहते। जैसे एक इंसान है, कुछ इंसान सॉफ्ट मजाज के होते हैं, कुछ इंसान हार्ड मजाज के होते हैं। अब जो सॉफ्ट मजाज के इंसान है वो भी गोश्त और पोस्त और हड्डियों और इनसे मिलकर बना हुआ है, और जो हार्ड एटीट्यूड वाला इंसान है वो भी उसी मटेरियल का बना हुआ है। मटेरियल दोनों का सेम है, रवैया दोनों इंसानों का डिफरेंट है, एक पोलाइट है, सॉफ्ट है, दूसरा हार्ड है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स के हिसाब से बोल रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट भी होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हार्ड भी होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट वो हैं जो इजीली मैग्नेटाइज होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हार्ड वो होते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज्ड या डीमैग्नेटाइज नहीं होते। तो इनकी डिटेल्स आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर की कोर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, हैविंग हाई परमेबिलिटी, और कोर बल्क सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, बल्कि कोर लेमिनेटेड होती है, जो आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं। So this is the simple construction of the transformer that consists of two coils insulated from each other. Coils are made up of copper wire and wound on the laminated core of soft ferromagnetic material of high permeability. The coil to which AC voltage या AC power is supplied is called primary coil, and the coil in which AC voltage is induced and delivered to the external circuit, जिसको यूज़र भी कहते हैं, जिसको लोड भी कहते हैं, is called secondary. Once again मतलब जिस कॉइल को AC वोल्टेज दी जाती है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिस में AC वोल्टेज फिर इंड्यूस्ड होती है थ्रू द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है, एंड डिलीवर टू द एक्सटर्नल सर्किट, और फिर वही AC पावर आगे कंज्यूमर को, यूज़र को, घरों में लोड को सप्लाई की जाती है, डिलीवर की जाती है, उसको हम सेकेंडरी कोयल का नाम देते हैं।
और सपोज करें ये वो कॉइल है जिसको AC वोल्टेज दी गई है, तो दिस इज नेम्ड एज द प्राइमरी कॉइल। आई कैन एक्सप्रेस हेयर एज P। अब इसमें AC वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी जो कि आगे फिर डिलीवर की जाएगी, दिस कॉइल इज नेम्ड एज द सेकेंडरी कॉइल। अब बच्चों ज़रा एक अहम बात अंडरस्टैंड करनी है। हम बोल रहे हैं कि दोनों कॉइल आपस में इंसुलेटेड हैं, दोनों कॉइल इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं है, लेकिन दोनों कॉइल आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं और इस तरह से लिंक्ड हैं कि एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीटली लिंक करे दूसरे कॉइल के साथ टू गेट द मोर एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये जो डायग्राम बनाई गई है यहाँ पर फ्लक्स लीकेज है, ये सिर्फ डायग्राम समझने के लिए है। एक्चुअली जो मोर एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन इस टाइप की होती है, क्योंकि एक कॉइल का फ्लक्स कंप्लीटली लिंक करता है दूसरे कॉइल के साथ विदाउट एनी फ्लक्स लीकेज एंड वी गेट द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। If the transformer construction is of this type, it is not an efficient transformer. Some other parameter also make the transformer efficient, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखें तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर की, इट इज़ गिव अस मोर आउटपुट एज कंपेयर टू दिस। इट मीन्स दिस इज़ द एफिशिएंट ट्रांसफार्मर जो कि मैं आपको बच्चों दिखाने लगा हूँ। सो हेयर इज़ अ ट्रांसफार्मर। आपके सामने बच्चों ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है। ये क्या है? वही कोर है ऑल अराउंड जो आपको ये नज़र आ रही है, जो मैंने बताया है। इट इज़ लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। और ये दोनों कॉइल एक दूसरे के ऊपर, इसके अंदर दरमियान में भी, यहाँ पर भी इसी मटेरियल की ये जो कोर हमें नज़र आ रही है, इसी कोर का ये वाला बीच में भी एक वर्टिकल कॉलम मौजूद है जिस पे एक कॉइल ये लिपटा हुआ है, जिसके ये दो टर्मिनल हैं, जिसको अगर मैं यूं रख दूं तो वो ये वाले आ गए हैं। दूसरा कॉइल ये लिपटा हुआ है, इसके ये दो टर्मिनल हैं जो उस साइड पे मैंने दिखा दिए हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम टू गेट द मोर एफिशिएंसी। अब अगली बात हम कह रहे हैं जी कोर आयरन की है। मान लिया आयरन की बनी है, क्योंकि आयरन एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है विद हाई परमेबिलिटी। कोर लेमिनेटेड है, तो अगर आप इसको वॉच करें तो हमें नज़र आ रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ आयरन्स, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स ऑफ आयरन विच आर इंसुलेटेड फ्राम वन अनदर। तो इसमें अगर देखें तो मैं एक प्लेट खोल दी है आपके सामने, इसका ये एज उभरा हुआ है, तो ये इस तरह की स्ट्रिप्स ही बनी हैं, ये लेयर्स हैं आयरन की लेयर्स हैं, और एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में थिन इंसुलेशन मौजूद है। इट इज नॉट सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी, it consists of thin layers of soft ferromagnetic material of high permeability which are insulated from one another known as laminated core। तो एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो लेमिनेटेड कोर होती है और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। इसकी क्या ज़रूरत थी कि मटेरियल सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक हो, दूसरा क्यों नहीं लिया? कोर सिंगल पीस या बल्क पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों नहीं लिया? लेमिनेटेड क्यों ली है? ये तमाम चीज़ें ट्रांसफार्मर को एफिशिएंट करती हैं। किस तरह से एफिशिएंट को या किस तरह से ये एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं, ये लेटर ऑन इसी टॉपिक में जाकर हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करें। वॉच दिस अगेन। हेयर इज द कॉइल, other coil is exactly over the first coil. This is primary, this is secondary. Suppose the flux of this coil completely link with the secondary coil, so the any change in flux through primary coil also that changing flux link in the secondary coil,
So EMF is induced in the coil, which is delivered to the consumer, load, external circuit, which is written here. Once again I am saying there is no electrical link between these two coils. ये coil और ये coil अलग हैं, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है. कोयल कॉपर वायर के बने हुए हैं, वायर इंसुलेटेड है, कोयल आपस में सेपरेट हैं, इंसुलेटेड हैं, लेकिन वाउंड ऐसे किए गए हैं कि एक कोयल का फ्लक्स टोटली लिंक करे दूसरे कोयल के साथ. इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिकल लिंक between the two coils, but they are magnetically linked, so that magnetic flux of primary coil and secondary coil is same as shown in there. So once again watch the construction of our transformer. दो coil बता दिए हैं, कॉपर वायर के हैं, लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे लिपटे हुए हैं. एसी वोल्टेज जिस कोयल को देंगे वो प्राइमरी कोयल होगा, जिससे आगे फिर डिलीवर की जाएगी यूज़र को वो सेकेंडरी कोयल होगा. दोनों कोयल का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, दोनों कोयल मैग्नेटिकली आपस में लिंक्ड हैं. और किस तरह से लिंक्ड हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स एग्जैक्टली सेम है, और वो किस पर्पज़ के लिए है, टू गेट द मोर एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर. नो वर्किंग, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन को देखने वाले हैं. वर्किंग और ट्रांसफार्मर इक्वेशन, वर्किंग एंड ट्रांसफार्मर इक्वेशन. अब बच्चों अंडरस्टैंड करें, जब हम इस कॉइल को अल्टरनेटिंग वोल्टेज वीपी देंगे, अब जाहिर है हमने कंस्ट्रक्शन में बताया है जिस कॉइल को एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी कॉइल, लेबल्ड है हेयर पी. तो जब इस कॉइल को हम एसी वोल्टेज देते हैं, वीपी देते हैं, इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. अगर यही मैं इधर शो कर दूं, जब हम इस कॉइल को अल्टरनेटिंग वोल्टेज वीपी देंगे, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा. अब जाहिर है पहली बात कि वोल्टेज देंगे, कॉइल में करंट फ्लो करेगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. चूँकि अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं, साइनसाइडल वोल्टेज दे रहे हैं, टाइम के साथ चेंज होने वाली वोल्टेज दे रहे हैं, तो इस वजह से इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो चेंजिंग होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो इस कॉइल के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, विच इज़ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी वैल्यू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकालते हैं. अब अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इस कॉइल में उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी जितनी हम दे रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट होगी. अंडरस्टैंड करें कि हम बोल रहे हैं ये तो बात ठीक है कि इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, वो चेंजिंग फ्लक्स उससे लिंक करेगा, उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, उसको वी लिखेंगे जो डिलीवर कर देंगे. वर्किंग तो सिंपल वन. मैं वर्किंग डिस्क्राइब करने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इक्वेशन. अदरवाइज वर्किंग इज़ वेरी सिंपल वन कि व्हेन एसी वोल्टेज is supplied to the primary coil, magnetic flux through the coil changes, the changing flux link with the secondary coil, alternating voltage Vs is induced, which is delivered to the user. Construction working तो simple दो लाइनों की है, हम आगे इसको डिटेल के साथ ट्रांसफार्मर इक्वेशन बताने वाले. तो पहले सिंपल वर्किंग के मीनिंग समझ लें. व्हेन AC voltage Vp is applied to the
primary coil. The magnetic flux through the coil changes. The changing magnetic flux of primary coil links with the secondary coil through the core of transformer, and AC voltage Vs is induced in the secondary coil, which is the output voltage of transformer. सिंपल वर्किंग तो मैंने बच्चों आपको बता दी है कि मैंने AC वोल्टेज Vp इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉयल, कि जब हम AC वोल्टेज प्राइमरी कॉयल को देते हैं इस कॉयल का फ्लक्स चेंज होता है। इस कॉयल का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है लिंक करता है इस कॉयल के साथ थ्रू द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, और इस कॉयल में AC वोल्टेज Vs इंड्यूस्ड होती है, विच इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसको मैंने यहाँ पर बच्चों Vs का नाम दे दिया है। ये वोल्टेज अल्टरनेटिंग है, जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के इस कॉयल में इंड्यूस्ड होगी वो भी अल्टरनेटिंग होगी, लेकिन उसका लेवल इससे अबव भी हो सकता है और उसका लेवल इससे लो भी हो सकता है। अगर उसका लेवल बड़ा है इससे, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगर उसका लेवल इससे कम है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। मैन्युफैक्चरर किस तरह से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये जब हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन ड्राइव करेंगे बच्चों इस चीज़ को वहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग देखें, ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है। लेट अस वॉच हियर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे प्राइमरी कॉयल में, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो चेंजिंग फ्लक्स लिंक करेगा उस सेकेंडरी कॉयल के साथ थ्रू द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, और उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी। और यहाँ पर आपको बताया कि ये जो कपलिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल की, मैग्नेटिकली लिंक्ड तो ज़रूर है, आइडियल मैग्नेटिक कपलिंग नहीं है, आइडियल मैग्नेटिक लिंकेज नहीं है। यहाँ पर फ्लक्स की लीकेज है, जिसकी वजह से आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर जो होगा वो बहुत कम होगा एज़ कंपेयर टू दिस ट्रांसफार्मर। हेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी coils are exactly facing each other. Any change in flux in this coil exactly, completely, fully linked with the secondary coil. More EMF is induced in this coil as compared to this one. So this is the ideal magnetic coupling between these two coils. Here the magnetic flux leakage is minimum and we get more output, and this is the construction of a more efficient transformer. Now how we derive the transformer equation? Transformer equation मैंने बच्चों बताया आपको कि जब प्राइमरी कॉयल का फ्लक्स चेंज होगा इस कॉयल के अंदर एक सेल्फ EMF इंड्यूस्ड होगी। वो कितनी होगी पहले मैं वो बताता हूँ। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉयल चेंजेस a self EMF is induced in the primary coil, which is given by Faraday's law of electromagnetic। once again बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्राइमरी कॉयल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक सेल्फ EMF इंड्यूस्ड होती है प्राइमरी कॉयल में, विच इज़ गिवन बाई फेराडेज लॉ। फेराडे लॉ के मुताबिक मैं उस इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू लिखूँ तो दैट इज़ इक्वल टू E इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो काज को अपोज करती है। इसको लेंजेज लॉ कहते हैं। तो मैंने अब डिटेल नहीं लिखी, ऑलरेडी डिटेल के साथ इस माइनस साइन की सिग्निफिकेंस आप पढ़ कर आए। अब जो इम्पॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ ये है कि ये जिसमें EMF इंड्यूस्ड हो रही है ये कितनी है। कहते हैं कि अगर हमारा ये कॉइल आइडियल है, आइडियल ऐसे कॉइल को बोलते हैं जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस तो हो लेकिन रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ।
कॉइल कॉपर का बना हुआ है, इंडक्टेंस तो है जो 4 पैरामीटर पे डिपेंड करती है, जो कोर पे डिपेंड करती है, कॉइल के टर्न पे डिपेंड करती है, कॉइल की लेंथ पे डिपेंड करती है, कॉइल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। लेकिन कॉइल कॉपर का बना हुआ है, इसकी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी है। अगर हम बोलें कि इस कॉइल की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसमें जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है ये एग्जैक्टली उतनी होगी जितनी वोल्टेज हम इस कॉइल को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट होगी। लेकिन कंडीशनल बात बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज नेग्लिजिबल। सो इफ resistance of the coil is negligible, then Vp is equal to minus, मीनिंग समझे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर माइनस का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉस, और हम यहाँ पर माइनस कह रहे हैं कि अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस ज़ीरो हुई तो जो वोल्टेज इसमें इंड्यूस्ड होगी वो उतनी ही होगी जितनी हम दे रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट होगी। उसका मतलब है अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, वी गेट द इक्वेशन, ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, एन पी डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज एन पी? नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। मैं यहाँ पर लिख दूँ एन पी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब अगर यही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अंडरस्टैंड करें, हम फिर कह रहे हैं कि ये वो ईएमएफ है जो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इस कॉइल में हुई। अब बच्चों, जब हमने ये कहा, वर्किंग प्रिंसिपल बताया, बुक वाला कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द टू प्रिंसिपल। अब देखें, मैं कहता हूँ दो नहीं, ये तो फिर 3 बन गए। पहला प्रिंसिपल क्या हो गया कि इसमें से जब करंट गुजरेगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। भाई पैदा हो गया, भाई ट्रांसफार्मर ने लेवल बदलना है जब उसने चेंज होना है। इंडक्शन से फिनोमेना हमने बयान करना है। वो कहता है कि वोल्टेज दें, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बात होगी ठीक, मान ली। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ड्यू टू एसी वोल्टेज, तो फिर इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन हुई। अब जब सेल्फ इंडक्शन हुई, वही चेंजिंग फ्लक्स लिंक हुआ, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, वो हो गई म्यूचुअल इंडक्शन। तो फिर तो मुझे ये लिख दूँ अगर कि ट्रांसफार्मर वर्क्स अपॉन द 3 प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, मुझे कौन सही कहेगा? एक ही प्रिंसिपल कि जब इधर फ्लक्स चेंज होता है उधर वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है जो डिलीवर की जाती है। ट्रांसफार्मर का ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफार्मर का ये प्रिंसिपल है जिसको म्यूचुअल इंडक्शन मैंने कहा है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म astonishing part of principle described in the book. So the working principle of the transformer is the mutual induction, which is explained over here. Now जब ये फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल के साथ तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी। अब मैं वो लिखने लगा, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस EMF in the secondary coil, which is also given by Faraday's law of electromagnetic induction as Vs equal to Ns delta phi over delta t। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, या वैसे ही कह दें, डायरेक्टली कह दें कि सिमिलरली द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज Vs equal to Ns delta phi by delta t। What is Ns? नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस कॉइल, जिसको मैं सेकेंडरी कॉइल कह रहा हूँ। अगर ये तमाम कुछ इधर हम लिख रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ टर्न आ गए NP, जिसको प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न आ गए NS, और इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन कॉइल है फुली लिंक कर रहा है दूसरे कॉइल के साथ,
तो जिस रेट के साथ फ्लक्स प्राइमरी में चेंज होगा उसी रेट के साथ फ्लक्स सेकेंडरी में भी चेंज होगा। तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का इन्हिसार सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे रह जाएगा, क्योंकि इधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज वही है, सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज तो वही है। इधर नंबर ऑफ टर्न एन पी हैं, उधर नंबर ऑफ टर्न एन एस हैं। तो फिर का मतलब है इस वोल्टेज और जो वोल्टेज इधर इंड्यूस्ड होने वाली है इनमें रिलेशन थ्रू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ही एस्टेब्लिश होगा, जो कि हम अभी ड्राइव करने वाले हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3 we get the transformation equation या transformer equation. Dividing 2/3. Dividing equation 2 by equation 1 we get Vs over Vp equal to Ns delta phi divided by delta t, Np delta phi divided by delta t, delta phi delta t कैंसिल हो जाएगा। वी गेट वी एस वी पी इक्वल टू एन एस एन पी। दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या दिस इज़ ट्रांसफार्मर इक्वेशन विच आई नंबर्ड एज इक्वेशन 3 and this equation is known as transformer. This equation help us to a manufacturer to design step up or step down transformer of any desired level. कैसे इस इक्वेशन को स्टडी करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर बिल्ड करना है मैन्युफैक्चरर ने तो कैसे करेगा, और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसने बिल्ड करना है तो कैसे करेगा। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जो कि वी एस ओवर वी पी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इसका मतलब है कि रेशोस ऑफ वोल्टेजेस ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्न्स। इट मीन्स जिधर वोल्टेज ज़्यादा लेना चाहते हैं उधर नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होने चाहिए। अगर वोल्टेज कम लेना चाहते हैं तो जिस तरह वोल्टेज कम ले रहे हैं उधर नंबर ऑफ टर्न भी कम होने चाहिए। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजीली डिफाइन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जी, लेट अस कम टू द distinction between the step up and step down transformer. We have derived the transformer equation Vs over Vp equal to Ns divided by Np. मैंने बताया स्टेप अप ट्रांसफार्मर बच्चों कौन सा होता है, जो AC वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ AC वोल्टेज। इसका मतलब है हम कह रहे हैं ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका सेकेंडरी वोल्टेज का रेशो जिसका सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है प्राइमरी वोल्टेज से, मीन जिसकी आउटपुट वोल्टेज का लेवल ज़्यादा होता है इनपुट वोल्टेज की लेवल से। दिस सिंपलाइज दैट रेशियो ऑफ वी एस ओवर वी पी दैट इज़ ग्रेटर दैन 1। बच्चों ये उधर है, ये ऊपर है, जब इधर ले आएंगे तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो वी एस ओवर वी पी की रेशियो ग्रेटर दैन 1। तो अब हमें पता है कि वी एस ओवर वी पी किसकी इक्वल है, एन एस ओवर एन पी। तो हम वी एस और वी पी जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह पे एन एस ओवर एन पी लगा सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू हेयर यू कैन राइट हेयर एन एस ओवर एन पी ग्रेटर दैन 1। इट मीन्स एन एस ग्रेटर दैन। इसका मतलब है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, जिसकी आउटपुट वोल्टेज का लेवल बड़ा होगा इनपुट से, और वो कैसे पॉसिबल है, जिसके सेकेंडरी कॉइल के टर्न ज़्यादा होंगे प्राइमरी से। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द लेवल ऑफ AC वोल्टेज, Vs इज़ ग्रेटर दैन Vp, Vs ओवर Vp ग्रेटर दैन 1, इट मीन्स Ns ओवर Np ग्रेटर दैन 1। इट मीन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल must be greater than the number of turn in the primary coil.
दिस ट्रांसफार्मर इज़ नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नाउ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब मैं बच्चों इसी डेफिनेशन को सिंपली मॉडिफाई कर देता हूँ। इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ AC वोल्टेज। तो अब ये सारे जो साइंस हैं ये मैं उलट दूंगा कि अब VS लेस होगा VP से, VS ओवर VP की रेशियो लेस दैन 1, NS ओवर NP की रेशियो लेस दैन 1, NS लेस दैन NP। इसका मतलब है कि अगर इधर सेकेंडरी कॉइल में टर्न थोड़े हैं, प्राइमरी कॉइल से वोल्टेज का लेवल घट जाएगा, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कहलाएगा। इसका मतलब है अगर इस कॉइल के टर्न और उस कॉइल के टर्न बराबर हों तो फिर थ्योरेटिकली ट्रांसफार्मर ना स्टेप अप है ना स्टेप डाउन है। इट मीन्स फिर VS और VP की वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न सेम होंगे। हालांकि एग्जैक्टली इन रियल ट्रांसफार्मर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि NS और NP इवन बराबर भी हों, इवन देन आउटपुट वोल्टेज लेस ही अपीयर होती है। लेकिन वो लेस जो हो रही है वो इसलिए नहीं है कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, वो कुछ एनर्जी के लॉसेस होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर पावर की लॉस होती है जो आगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा है जो AC वोल्टेज के लेवल को बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा है जो AC वोल्टेज के लेवल को कम करता है।